तरल पदार्थों के गुण में थ्योरी वगैरह हम देख चुके हैं, क्वेश्चन बहुत से देख चुके हैं, है ना। तो अब आगे इसमें और भी जितने भी क्वेश्चन अच्छे अच्छे बनते हैं वो सभी हम देखने वाले हैं। तो वही बात कि आप पहले प्रयास करेंगे, है ना, देखेंगे कि आपसे होता है या नहीं होता है, फिर आप इसका सॉल्यूशन देखें। ओके, शुरू करें। किसी त्रिज्या r की व लंबाई l की केश नली के सिरों पर दाबांतर p है व इससे प्रति सेकंड प्रवाहित द्रव का आयतन v है। यह नली समान लंबाई व आधी त्रिज्या की किसी नली के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ी जाती है ना। लंबाई तो सेम रखी है नई वाली की, लेकिन उसकी जो त्रिज्या है वो क्या रखी है, आधी, है ना। तो समान लंबाई व आधी त्रिज्या की किसी नली के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ी जाती है तो प्रति सेकंड प्रवाहित द्रव का आयतन होगा। करो साहब प्रयास, हो जाना चाहिए, है ना। फॉर्मूला सिंपल सा है जो आपने पढ़ रखा है, नहीं पढ़ा हो तो मैं एक आइडिया दे देता हूँ। इसके अंदर पोइजुली फार्मूला हम काम में लेंगे, है ना। तो पोइजुली फार्मूला आपने थ्योरी में नहीं देखा हो तो देख ले वे। देखो कैसे करेंगे। सिंपल सा एक तो फार्मूला आपको पता ही है, v बराबर p अपॉन आर, है ना। और इसको इसके अंदर जिसको जो r है उसको हमने क्या लिखा था, इसको बोलते हैं द्रव प्रतिरोध। इसकी वैल्यू होती है 8 ईटा l अपॉन पाई r की घात 4, है ना। तो ये पोइजुली फार्मूला पढ़ा था उसके अंदर देखा था हमने, है ना। नहीं देखा हो देख ले वे, ताकि आपको बेसिक फार्मूला याद होना जरूरी है। ओके, तो अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये तो आपका सिंपल प्रतिरोध है ना। लेकिन आपको जब श्रेणी क्रम में एक नली जोड़ दी, है ना, जो कि लंबाई तो सेम है लेकिन त्रिज्या उसकी आधी है पहले वाले की, तो वैसी नली आपको श्रेणी क्रम में जोड़ने पर जो नया प्रतिरोध आएगा वो आपको पहले ज्ञात करना पड़ेगा, है ना। फिर इस फॉर्मूले के अंदर हम उस आर की वैल्यू रख सकते हैं, है ना। तो पहले आर तो ये था पहली नली का, और दूसरी के लिए आपको निकालना पड़ेगा। देखो तो क्या आएगा, जो नया आर डैश कर देते हैं हम उसको, वो क्या आएगा 8 ईटा एल अपॉन पाई। आर को क्या कर दिया है साहब, आधा कर दिया है ना, त्रिज्या क्या कर दी, आधी, तो कर दी हमने आधी, घात में 4 है ना। ओके, बस ये आ गया आपका आर डैश। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दो, क्या आ जाएगा 8 ईटा एल अपॉन पाई आर की घात 4, और ये कितना हो जाएगा बटे में 2 की घात 4, मतलब कितना हो जाएगा 16, है ना। तो 16 बटे में है तो ऊपर आ जाएगा, गुणे में आ गया ऊपर 16। ओके, अब इस पूरे की जगह आप क्या रख सकते हो, आर रख सकते हो, है ना, ये वही है ना। तो हम क्या रख देते हैं, आर डैश बराबर 16 आर। ओके, ये रिलेशन कैसे आया, समझ में आया, है ना। ये बेसिक फार्मूला है आपका पोइजुली फार्मूले में, द्रव प्रतिरोध आर का फार्मूला है, वही लगाया है। तो आपने नहीं देखा हो तो देख ले में। ओके, तो आपका एक रिलेशन आ गया आर डैश बराबर 16 आर। ओके, अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सीधा सा पोइजुली फार्मूला जो हम काम में लेते हैं वी बराबर पी अपॉन आर वो लगाना है ना। इसके अंदर वी बराबर पी अपॉन आर की जगह क्या लगेगा साहब, दोनों, है ना, दोनों श्रेणी क्रम में है, इसका मतलब हम क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। दोनों को जोड़ने का मतलब आर जो पहले था वो प्लस श्रेणी क्रम में जो नया लगाया वो, तो नया कौन सा था, आर डैश। तो दोनों को श्रेणी क्रम में हम ऐसे सीधे डायरेक्ट जोड़ लेते हैं। तो v बराबर पी अपॉन आर प्लस आर डैश, तो कितना आ जाएगा, v बराबर आ जाएगा आपका p अपॉन आर प्लस आर डैश, कितना निकाला था साहब हमने, 16 आर, है ना। तो ये कितना आ जाएगा p अपॉन आर, और 16 और एक कितना हो जाएगा 17, है ना, तो 17 आर आ जाएगा। ओके, तो ऑप्शन देखो साहब आपका, हमारा आंसर आ रहा है p बटा आर, पी बटा 17 आर, है ना। तो यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। p बटा आर को हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिखा था हमने, v, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा v बटा 17, यानी कि ऑप्शन कौन सा मिल रहा है हमारा, सेकंड नंबर। तो ऑप्शन आ गया आपका v बटा 17। ओके, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्वेश्चन वही है, बेसिक से फॉर्मूले तो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, है ना। ये पोइजुली फार्मूला है, इसके अंदर प्रवाहित द्रव का जो प्रतिरोध का जो फार्मूला है, ये थोड़े थोड़े फॉर्मूले आपको ध्यान रखने, क्वेश्चन आपसे इजीली हो जाएगा। ओके, तो थ्योरी नहीं देखी हो तो देख ले में, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चन करने में। ओके,
आगे देखें। लंबाई L व त्रिज्या R की एक केशिका नली में जल के प्रवाह की दर V, लंबाई 2L तथा त्रिज्या 2R की एक अन्य केशिका नली में समान दाबांतर के लिए प्रवाह की दर क्या होगी? करो प्रयास, एक ट्राई आप ज़रूर करेंगे, है ना, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा। हो गया होगा। देखो आपको क्या निकालना है, वी डैश निकालना है ना, प्रवाह की दर, है ना, यानी कि आपको वही वी डैश निकालना है। यहाँ पे भी आपको क्या लगाना है, पोइजूली फार्मूला ही लगाना है ना। तो पोइजूली फार्मूले का यूज़ हम वापस करेंगे, देखो कैसे करते हैं। देखो इसमें जो वी का जो फार्मूला है, पोइजूली फार्मूला जो पूरा वाला, वो हम लगा रहे हैं π/8 p r⁴ बटा ईटा एल। ओके, ये मेन फार्मूला है आपका, इसको हम दे देते हैं समीकरण 1। ओके, नेक्स्ट वाले में इन्होंने क्या किया, दूसरे वाली केशिका नली में उसका हम दे देते हैं वी डैश नाम दे देते हैं। उसके अंदर क्या है, फॉर्मूला यही लगाना है, तो π/8 तो कांस्टेंट होता है, वो तो ऐसा ही रहेगा, है ना। फिर p, इन्होंने क्या किया है, r को कर दिया है 2 गुना, तो r को क्या लिख देंगे 2r। ओके, ऊपर घात 4 बटा ईटा, और l को भी इन्होंने क्या कर दिया है डबल, तो l को भी क्या कर दिया हमने 2l। ओके, ये क्लियर है, यहाँ तक कुछ नहीं किया है, फार्मूला वही फार्मूला लगाया है, बेसिक फार्मूला है, आपको ये बेसिक फार्मूला ये वाला तो ध्यान होना चाहिए, है ना। इसके अंदर हमने r और l को क्या कर दिया है, डबल कर दिया है। ओके, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करके सिंपल फॉर्म में लिख देंगे, तो π/8 क्या हो जाएगा, p 2 की घात 4 कितना हो जाएगा 16 r की घात 4 बटा ईटा 2l। ओके, और ये नीचे जो 8 × 2 मिल रहा है आपको, 8 दूनी 16, वो उस वाले 16 से कट जाएगा, और इस बची हुई को हम क्या कह देते हैं, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 आपके पास आ गई हैं, इनको हम क्या करेंगे, आपस में हमको रिलेशन निकालना है, इसका मतलब हम क्या कर देते हैं, इनका आपस में भाग दे देते हैं, तो हमको कोई न कोई रिलेशन ज़रूर मिल जाएगा। तो देखो क्या करते हैं, वी डैश अपॉन वी, है ना, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर, है ना, तो वी डैश अपॉन वी कितना आ जाएगा, वी डैश आपका निकाला था π/r⁴ बटा ईटा एल। ओके, और v है आपका π/8 p r⁴ बटा ईटा एल। ओके, तो जो कट रहा है सब काट दो, पाई से पाई कट गया, p से p कट गया, r⁴ से 4 से r⁴ कट गया, ईटा एल से ईटा एल कट गया, सब कुछ कट गया, तो क्या बचा, v डैश अपॉन वी बराबर 1/8, है ना, यानी कि ये ऊपर चला जाएगा बराबर में 8। तो इससे आपका रिलेशन क्या मिल जाएगा, वी डैश हमको जो निकालना है वो कितना आ जाएगा, वी डैश आ जाएगा आपका 8v। क्लियर, ऑप्शन देखो, ऑप्शन आ गया आपका सी 8v। ओके, थोड़ा सा इजी है एकदम, फार्मूला हमने वही पॉइजूली फार्मूला ही लगाया है, कुछ ज़्यादा मेहनत की नहीं है ना। पहले सिंपल फार्मूला लगाया, फिर उन्होंने कहा लंबाई 2l और त्रिज्या 2r कर दो, तो हमने वो कर दी, है ना। दोनों फार्मूले लगा दिए, उनसे 2 इक्वेशन मिल गई, दोनों इक्वेशनों को हमने आपस में क्या किया, भाग दिया, और आपको रिलेशन मिल गया। क्लियर है ना, ईजी है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखेंगे हो जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे बढ़े, देखो 1 mm त्रिज्या का एक एल्यूमिनियम का एक गोला है, ओके, जिसको 20 डिग्री सेल्सियस जल में गिरने पर प्राप्त सीमांत गति होगी। इसकी आपको क्या निकालनी है, सीमांत गति निकालनी है। तो सीमांत गति का भी एक फॉर्मूला है जो थ्योरी में हमने देखा था। माना प्रवाह पटलित है, एल्यूमिनियम का विशिष्ट गुरुत्व आपको दे रखा है। इसके अंदर आपको थोड़ा सा एक फॉर्मूला और ध्यान रखना पड़ेगा, बताता हूँ अभी। विशिष्ट गुरुत्व आपको दे रखा है, और आपको ईटा की वैल्यू भी दे रखी है। तो अगर आपको कॉन्फिडेंस हो कि आप कर सकते हो, तो ज़रूर आप ट्राई करो, फिर ना मैं इसमें बताता हूँ। थोड़ा सा अच्छा सवाल है, थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ेगा, है ना। तो देखो इसमें, हाँ, हमको क्या निकालनी है, सीमांत गति, है ना। सीमांत गति का फॉर्मूला क्या होता है, वी टी बराबर, इसको वी टी से दर्शाते हैं हम जनरली, 2/9 r² रॉ माइनस सिग्मा जी अपॉन ईटा। ओके, ये फार्मूला थ्योरी में हमने पढ़ा था, नहीं पढ़ा हो तो देख ले, आपको ध्यान हो जाएगा, है ना। अब इसके अंदर क्या क्या ज़रूरत है हम पहले वो निकाल लेते हैं, उनकी बात कर लेते हैं।
ताकि आपको रखेंगे डायरेक्ट वैल्यू तो आप पता पड़ेगा कि कहाँ से आया, है ना। तो आर क्या है, 1 mm आपको दे रखा है, तो mm से मीटर में कैसे बदलते हैं, 1000 का भाग यानी कि 10⁻3 का भाग देंगे तो 10⁻3 ऊपर से नीचे से ऊपर आ जाएगी और 10⁻³ मीटर। क्लियर, आर आ गया। अब देखो सिग्मा, सिग्मा क्या है, जल का घनत्व, जल का घनत्व क्या होता है 10⁻3, सभी को पता है। ओके, जी 10 सबको पता है, ईटा आपको सवाल में वैल्यू दे रखी है 8 × 10⁻⁴ है ना। अब आती है मेन बात यहाँ पे, रॉ, रॉ क्या रखेंगे हम, यहाँ पे आपको एल्यूमिनियम का स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है ना। तो वो क्या होता है साहब, उसके लिए आपको एक सूत्र ध्यान में रखना पड़ेगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी का विशिष्ट गुरुत्व कहते हैं इसको, स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी कि S.G से मैं दर्शाता हूँ इसको, तो S.G क्या होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी जिस भी पदार्थ का आपको घनत्व निकालना है ना। तो यहाँ पे हमको एल्यूमिनियम का निकालना है, तो एल्यूमिनियम का घनत्व, एल्यूमिनियम का घनत्व यानी कि रॉ बटा जल का घनत्व, जल का घनत्व कितना लेते हैं हम जनरली 10⁻3। ओके, तो आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी दे रखी है 2.7 बराबर रॉ बटा 10⁻3। तो रॉ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एल्यूमिनियम का घनत्व रॉ कितना आ जाएगा 2.7 × 10⁻3। ओके, तो ऐसे ध्यान रखना, आप कभी भी आपको ऐसे कभी घुमा के भी पूछ लेते हैं, डायरेक्ट आपको घनत्व नहीं दिया है ना, तो थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, तो आप ध्यान रखें। ओके, अब समझ में आ गया क्या रखना है रॉ। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, हाँ जोरदार ऑप्शन हो गया था, हाँ देखो क्या करेंगे, वही वी टी बराबर फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है, कुछ नहीं करना है। देखो वी टी बराबर 2/9, 2/9 आर स्क्वायर था, तो आर कितना है 10⁻³ का स्क्वायर, 10⁻³ का स्क्वायर। ओके, रॉ माइनस सिग्मा, रॉ कितना है आपका 2.7 × 10⁻3 है ना, माइनस 10⁻3 बटा अच्छा इंटू में जी भी है, जी का मतलब 10 होता है, और बटे में ईटा, ईटा आपको कितना दे रखा है 8 × 10⁻⁴। बस सभी की वैल्यू रखी है हमने, कुछ नहीं किया है ना। अब इसका जोड़ बाकी गुणा भाग तो आप करेंगे, तो थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ, बाकी आप करो वैसे बिना कैलकुलेटर के करना जो भी करो, है ना, ताकि आपकी प्रैक्टिस बने। ये हो जाएगा 10⁻⁻6 और ये आ जाएगा लगभग आपका 10⁻3 को कॉमन निकाल लेना बाहर, है ना, तो 10⁻3 बाहर कॉमन आ जाएगा, तो ये अंदर आ जाएगा 2.7 - 1 यानी कि 1.7 आ जाएगा ये, और इधर आ जाएगा 10⁻3 कॉमन होके बाहर, तो 10⁻3 और 1 10⁻4। ओके, बटे में 8 × 10⁻⁴। यहाँ तक समझ में आया। अब क्या करोगे, देखो 2 को 1.7 को 9 को और 8 को एक साथ ले लो, और ये 10 की घात वालों को एक साथ ले लो, ताकि आपको क्वेश्चन करने में इजी रहेगा, है ना। तो जब भी आप आंकड़ों को एक साथ लोगे तो ये आ जाएगा लगभग 0.047 × 10⁻², तो ये आ जाएगा लगभग 4.7 के आसपास, है ना। तो आपकी वैल्यू आ जाएगी सीमांत गति की 4.7 मीटर प्रति सेकंड के आसपास। तो देखो ऑप्शन, ये आपकी आ गई वैल्यू 4.6 मीटर प्रति सेकंड। ओके, 0.7 0.1 0.6 ऐसा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहता है ना, लगभग आपको आंसर वो मिल जाना चाहिए। ओके, तो 4.7 लगभग आ रही थी, 4.6 आपको दे रखा है ऑप्शन में, तो आपका आंसर 4.6 सही है। ओके, यहाँ पे आपको धरने पे नहीं बैठ जाना है कि अरे हमारे तो 4.7 आ रहा है क्वेश्चन में, 4.6 कैसे दे दिया है ना। कई जगह ऐसा होता है ना, तो आपको एवरेज वैल्यू लगभग लेनी पड़ती है ना। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया कैसे किया, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, रिवर्स मार के वीडियो वापस देख लो, पर आपको समझ में आ जाएगा, है ना। थोड़ा सा कैलकुलेशन अच्छी थी, बाकी तो कुछ नहीं किया हमने, वैल्यू रखी है फॉर्मूले में, है ना। आगे बढ़े, देखो 1.5 mm त्रिज्या की वर्षा की बूंद 1200 मीटर की ऊंचाई से पृथ्वी की सतह पर गिरती है। जल का घनत्व आपको दे रखा है, वायु का घनत्व आपको दे रखा है। यदि बूंद का आकार गोलीय तथा वायु के घर्षण को नगण्य माना जाए, तो पहले से ही नगण्य माना है तो फिर वैल्यूज क्यों दी इतनी, तो पृथ्वी की सतह पर टकराते क्षण इसका वेग होगा। तो ये तो सीधी सी बात है, आपको केवल वेग निकालना है ना। तो वेग के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज में लेते हैं, लो, है ना। इसके अंदर देखो साहब, इतनी सारी वैल्यूज़ जो आपको दी हैं वो फालतू में इन्होंने इतना उलझा दिया आपको, बाकी इसके अंदर आप सीधा सीधा भी वी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, है ना। तो आपको वही बात है कि डिनर में जाओगे तो बहुत कुछ खाने को मिल जाएगा, है ना। तो सब कुछ खाना ज़रूरी नहीं है ना, जो आपके स्वास्थ्य के लिए सही है उतना ही खाएं। ओके,
तो देखो इसमें क्या करेंगे, v बराबर √2gh, ये फॉर्मूला सभी को ध्यान है, बहुत बार हम यूज़ में ले चुके हैं, है ना। तो v बराबर 2 इंटू 9.8 इंटू h कितना है 1200 मीटर, है ना। बस अब इसके अंदर थोड़ा सा ये कैलकुलेशन थोड़ा सा अच्छा है, जिसका मैथ थोड़ा अच्छा है वो फटाफट कर लेगा, है ना। बाकी इसके अंदर करना कुछ नहीं था, बस ये हो गया, सवाल तो आपका ख़त्म हो गया, है ना। बस यहाँ पे आपको इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा लंबा जाएगा, है ना। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो ये लगभग 23,520 और इसका वर्गमूल आएगा लगभग 153.3, है ना। अब इतना ध्यान रखना आपको कि ये जो आंसर आया वो आपका आया है मीटर प्रति सेकंड में, है ना। लेकिन आपको क्वेश्चन का जो ऑप्शन दे रखे हैं वो आपको किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखे हैं, है ना, मीटर प्रति सेकंड में नहीं है। तो आपको इसको किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। तो कभी कभी हो जाता है जल्दबाजी में कि हम आंसर यहाँ तक तो निकाल देते हैं, फिर ऑप्शन में देखते हैं तो अरे यार आंसर तो आ नहीं रहा है, जबकि आपने किया सही है लेकिन आपने मात्रक का ध्यान नहीं रखा है ना। इसलिए क्वेश्चन में मात्रक का ध्यान रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मात्रक का ध्यान आपको यहाँ रखना है, ये मीटर प्रति सेकंड में निकाला है, आपको इसको किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करोगे साहब, 18/5 का गुणा, है ना। मैं कई सवालों में पहले बता चुका हूँ, नहीं देखा है तो वापिस सुन लो कि मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है ना, यानी कि बड़े मात्रक में बदलना है। तो बड़े मात्रक में बदलना है तो बड़ी संख्या ऊपर, यानी कि 18 हमने ऊपर रखा है, 5 हमने नीचे रखा है। ये याद रखने का तरीका है ना। और अगर आपको इसका उल्टा करना है तो इसका उल्टा कर दो, किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में बदलना है ना, यानी कि छोटे मात्रक में बदलना है तो छोटा ऊपर आ जाएगा, यानी कि 5 ऊपर 18 नीचे। ओके, ये याद रखने का तरीका है, अब आप जैसा अच्छा लगे आप याद रख सकते हैं। तो बस इसका हमने गुणा करा देंगे, और गुणा करा देंगे तो लगभग ये 551 के समथिंग आएगा, गुणा भाग इतना तो आप करेंगे, है ना। तो ये 551 के समथिंग आएगा, मतलब यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 550 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, तो एकदम आप एक्यूरेट वैल्यू निकालना भी, मतलब कभी सवाल में उलझ जाओ तो एक्यूरेट वैल्यू के पीछे मत भागना। हो सकता है उसके एवरेज आपको वैल्यू मिल जाए तो आइडिया आपको ऐसे ही लग जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे ऑप्शन में 27 दिया, 130 दिया और 550 दिया है ना। तो मतलब लगभग आपको एकदम कोई पास में वैल्यू नहीं देंगे, ये ऐसे नहीं देंगे कि 550, 551, 552, 553, ऐसा वैल्यू आपको चार ऑप्शन कभी नहीं देंगे, है ना। तो चार ऑप्शन आपको दिए हैं तो ये सभी ऑप्शन में बहुत गैप है ना। तो आपको हल्का सा भी आइडिया वैसे लग जाएगा, है ना, ताकि आपको एकदम एक्यूरेट सॉल्व करके भी निकालने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो 550 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर। ओके, इजी है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखो साहब, स्प्रे पंप की बेलनाकार नली का अनुप्रस्थ परिच्छेद 8 सेमी स्क्वायर तथा एक सिरे पर 10⁻⁻8 मीटर स्क्वायर के 40 छेद हैं। कैसे छेद हैं, कितने हैं, 10⁻⁻8 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले 40 छेद हैं। यदि इसके अंदर प्रवाहित द्रव की चाल 0.15 मीटर प्रति मिनट हो तब छिद्र से निर्गत द्रव की चाल होगी, कितनी होगी, निकालो। यहाँ पे हम पहले सवालों में कई बार ये फॉर्मूला देख चुके हैं, वही कर रहे हैं यहाँ पे भी, है ना। वही A1V1 बराबर A2V2, है ना, यानी जितनी मात्रा में एंटर होता है उतनी मात्रा में निकलना है, यानी कि A1V1 बराबर A2V2। तो देखो क्या करते हैं हम, यहाँ पे आपको बस इन सब की वैल्यूज़ निकालना मेन काम है ना, बाकी सब तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे निकालना क्या है, देखो आपको प्रवाहित द्रव कितना दे रखा है, अंदर आने वाला कितना दे रखा है, अंदर आने वाले का वेग आपको दे रखा है, ये तो देखो ये आपको दे रखा है V1 तो आपको दे रखा है। ओके, A1 आपको ये रहा, बेलनाकार नली का अनुप्रस्थ परिच्छेद कितना दे रखा है, ये रहा। तो आपको A भी दे रखा है, A1 भी दे रखा है, V1 भी दे रखा है। ओके, आपको A2V2, तो A2 आपको दे रखा है, ये रहा, है ना। तो आपको निकलने वाला का A2, है ना, सेकंड वाला निकलने वाला, है ना, तो छेदों से तो पानी निकलेगा, तो A2 हमको दे रखा है, और V2 आपको निकालना है ना, छिद्र से निर्गत द्रव की चाल होगी, यानी कि V2 आपको ज्ञात करना है। इजी क्वेश्चन, इजी हो गया, समझ में आ गया, है ना। A1 V1 आपको दे रखा है, A2 आपको दे रखा है, V2 आपको निकालना है। ओके, थोड़ा सा आपको मात्रकों में बदलाव करना पड़ेगा, थोड़ा सा देखो क्या करेंगे, क्योंकि एकदम इजीली क्वेश्चन तो पूछेंगे नहीं, है ना, थोड़ा बहुत आपको चेंज करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला हमारा वही A1V1 बराबर A2V2। ओके, A1V1 में रखो वैल्यू क्या है, A1 8। हाँ, अब इसको हम क्या करेंगे, मीटर में बदलेंगे। मीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 10⁻² इंटू 10⁻², है ना,
क्योंकि मीटर स्क्वायर है ना, क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल में मीटर में बदलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 2 बार करना पड़ेगा, है ना। 2 बार, पहले तो 100 का भाग देंगे, भाग देने का मतलब क्या होता है, सीधा 10⁻² का गुणा करा दो, है ना। तो ये तो आ गया आपका A1। अब V1 आपको दे रखा है 0.15 मीटर प्रति मिनट, है ना, 0.15 मीटर प्रति मिनट दे रखा है, जबकि हमको वेग हम किस में निकालते हैं, मीटर प्रति सेकंड में निकालते हैं, है ना। तो यहाँ पे आपको मीटर प्रति सेकंड में निकालने का मतलब क्या करना पड़ेगा, प्रति मिनट वाले में कितने, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60, तो कितने का भाग देना पड़ेगा, 60 का। क्लियर। A2 कितना दे रखा है आपको, 10⁻⁸, है ना, लेकिन ऐसे ऐसे कितने छेद हैं, 40, है ना, तो आपको 40 का गुणा कराना पड़ेगा इंटू V2, है ना। V2 तो हमको ज्ञात करना है। बस यहाँ तक क्वेश्चन लाना बहुत मेन है ना, इसके बाद तो आप इजीली कर लोगे, है ना। तो ध्यान आपको क्या रखना है, एक तो आपको ये मीटर में चेंज करना है ना, ये आपको प्रति मिनट में दे रखा था, तो हम वेग मीटर प्रति सेकंड में निकालते हैं, इसलिए हमने 0.15/60 किया, है ना, सेकंड में बदला है ना। बराबर यहाँ पे भी 10⁻⁸, ऐसे ऐसे 40 छेद थे, तो हमने इंटू 40 किया है, इंटू V2। ओके, अब आपको V2 की वैल्यू निकालनी है, तो जोड़ बाकी गुणा भाग आप करो और V2 की वैल्यू निकालो। तो देखो V2 बराबर क्या आ जाएगा, 8 इंटू 10⁻⁴ इंटू 0.15/60, और ये आ जाएगा इधर 10⁻⁸ इंटू 40। बस ये गुणे में है। ओके, अब जो कट रहा है काट दो, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन तो आप करोगे, है ना, क्योंकि एक एक गुणा भाग बताने बैठूंगा तो बहुत लंबा चला जाएगा वीडियो। तो ये लगभग काट कटा के आपका एकदम इजी कट जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 5 मीटर प्रति सेकंड। तो देखो ऑप्शन, ये आपका आंसर आ गया 5 मीटर प्रति सेकंड, है ना। थोड़ा सा जोड़ भाग गुणा भाग तो इतना था, हाथ पाँव चलाएंगे। ओके, ठीक है साहब, बस तब तक प्रैक्टिस करते रहो, पढ़ते रहो, फॉर्मूले देखते रहो, बेसिक फार्मूला आपको ध्यान रखना है ना। हो सके तो सारे चैप्टर्स के बेसिक फार्मूले आप एक जगह लिखा करो, ताकि आपको एक साथ रिवाइज करते टाइम सारे पन्ने खंकेलने ना पड़े, केवल एक जगह देखो और सारे फार्मूले एक जगह आपको मिल जाए, है ना। बस पढ़ते रहो, खुश रहो, मस्त रहो। धन्यवाद।